हम पढ़े थे हम पढ़े थे मास नंबर कल। तो मास नंबर इज द एटॉमिक नंबर हमने पढ़ लिया था, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब हमने मास नंबर पढ़ना है, तो मास नंबर क्या है? मास नंबर is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of that atom। यानी एटॉमिक नंबर में हमने सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट किया था, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। लेकिन मास नंबर में हमने क्या देखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी काउंट किया, उनको ऐड करके जो आंसर आया दैट इज आवर मास नंबर। इसका सिंबल है, इसको हम शो करते हैं ए से। ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसमें एक क्या है प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा, मास नंबर 1 होगा। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 12। तो जो भी प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, हर एक का मास क्या होगा, 1 AMU होगा। जितने भी फिर हमारे पास AMU आएंगे हम उन सबको ऐड कर लेंगे और दैट जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज आवर मास नंबर। नेक्स्ट, this picture shows the exact view of the mass number. Here blue color is the number of neutrons, while in red color number of protons are present, and after adding that our mass number is available। इसके बाद है उसके बाद हमारे पास एक टेबल है, दैट इज the elements are given with the number of protons and neutrons, जिससे हम उसके atomic number and mass number निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें 1 प्रोटॉन है एंड 0 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका atomic number क्या होगा, 1, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसका मास नंबर भी 1 होगा क्योंकि 1 + 0 = 1। इसी तरह कार्बन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, तो 6 ही एटॉमिक नंबर होगा बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6, और फिर मास नंबर क्या होगा, 12 होगा, दैट इज 6 + 6 = 12। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 7 होगा, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 7 है, तो दोनों 7 को प्लस करके हमारे पास जो आंसर है दैट इज अवर मास नंबर एंड दैट इज 14। नेक्स्ट वी सी एग्जांपल of these two atomic number and mass number। How many protons and neutrons are there in an atom having A means mass number, that is 238, and Z is 92, that is its atomic number। तो हमसे क्या पूछा है कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर गिवन है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं, और हमारे पास गिवन क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर को देखते हैं, दैट इज 92, और 92 में पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर्च करने हैं, तो हमें हमारे पास एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर है 92, और हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। तो हम इससे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू जेड और जेड इज इक्वल टू 92। तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गया, 92। अब हमने निकाले हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, हम इसके लिए ये इक्वेशन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A - Z, वेयर A इज द मास नंबर एंड Z इज द एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पास पीछे रह जाएगा वो होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 238 इज अवर मास नंबर माइनस 92 इज एटॉमिक नंबर। तो 238 में से 92 माइनस किए तो हमारे पास 146 आ गया, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने पहले बात करनी है रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं, हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास।
हमने अभी बात की है कि हमने अभी मास नंबर की बात किया। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। मास नंबर क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। लेकिन जो अटोमिक मास है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या होगा? अब हम देखते हैं कि एक जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन के एटम में एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, लेकिन क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। इस तरह से क्या होगा? एलिमेंट के एटम्स चेंज हो रहे हैं, मतलब कि क्या उनके आइसोटॉप्स बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका मास भी चेंज हो जाएगा ना, उनका मास नंबर चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों के हम लेंगे एटॉमिक मासेस को लेंगे और इनको क्या करेंगे? हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एवरेज मास निकल आएगा। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक मास क्या हुआ? एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। मैंने आपको भी हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, लेकिन हम इधर बोरॉन की भी एग्जांपल दी हुई है, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। बोरॉन की एग्जांपल में क्या है? बोरॉन 10। बोरॉन 10 का क्या मतलब है कि इसका जो मास नंबर है वो 10 है, और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 5 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 5। तो इस तरह से 5 + 5 = 10 मास नंबर हो गया। दैट इसको हम कह रहे हैं बोरॉन 10। अब अगर हम बात कर लें बोरॉन 11 की, तो बोरॉन 11 में क्या होगा? 5 प्रोटॉन्स होंगे और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। 5 + 6 = 11। इसका मास नंबर 11 है, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? बोरॉन 11। अब ये जो है बोरॉन, अब हमारे पास दोनों क्या है? बोरॉन के ही एटम्स हैं। एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? बोरॉन का। उसके 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, दैट इज बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। अब हम देखते हैं कि बोरॉन 10 की अबंडेंस कितनी है? ये 20% अवेलेबल है, लेकिन जो बोरॉन 11 है दैट इज 80% अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे? हम पहले इनके मासेस को इनके अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करके तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 एटम्स हैं। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 10.8। दैट इज द एवरेज मास ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। तो हम इस एवरेज मास को कहते हैं एटॉमिक मास। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए ये एक डायग्राम आप लोगों के सामने, एक पिक्चर है आप लोगों के सामने। हमारे पास है वेजिटेबल, 1 kg वेजिटेबल्स हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो वेजिटेबल्स है उसका मास 1 kg है? वो हमें इस तरह पता चलेगा क्योंकि हम इसको डालेंगे एक वेइंग बैलेंस में। एट द राइट साइड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस 1 kg vegetables are present and at the right side of the weighing balance 1 kg stone is present। अब दोनों साइड्स क्या है? बैलेंस है। इसका क्या मतलब है कि दोनों का मास बराबर है। अब राइट साइड पे 1 kg मास है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे भी 1 kg मास होगा। इस तरह से हमें पता चला कि वेजिटेबल्स का मास है 1 kg। तो हमने क्या किया? हमने इन वेजिटेबल्स को 1 kg स्टोन के साथ क्या किया है? कंपेयर किया है या रिलेट किया है। इसलिए इसका वेजिटेबल्स का जो मास होगा वो रिलेटिव होगा। और इसको हमने किसके साथ कंपेयर किया है? एक स्टैंडर्ड मास के साथ, दैट इज 1 kg स्टोन। उसको हमने क्या दिया? स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? हम एटम्स को कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड एटम के साथ, और जिनको कंपेयर किया है उनका मास होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम फाइंड करते हैं किसी एक एटम का मास। तो हमारे पास है एटम, हमने जिस तरह पिछली इस स्लाइड में हमने लिया था एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया था, दैट इज 1 kg स्टोन। इसी तरह हम इस स्लाइड में भी एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, और ऑब्वियसली हम वो एटम्स का कंपेयर कर रहे हैं एटम्स के साथ। तो हमने एक स्टैंडर्ड एटम लिया है, दैट इज कार्बन 12 एटम। अब हमने कार्बन को ही क्यों लिया और कार्बन के आइसोटोप 12 को ही क्यों लिया? इसके पीछे कोई खास साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस इसकी हिस्ट्री में है कि पहले क्या हुआ था कि किसी भी एटम का मास फाइंड करने के लिए एटम कार्बन 12 को इस्तेमाल किया था। तो इसी तरह से
हर बार इसी को इस्तेमाल किया जाने लगा और इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर कर लिया गया। अब हमने क्या किया, हमने इस स्टैंडर्ड यूनिट को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 12 इक्वल पार्ट्स को हमने क्या नाम दे दिया, 12 यूनिट्स का। अब इस वेइंग बैलेंस के राइट साइड पे 12 यूनिट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन 12 के 12 यूनिट्स प्रेजेंट हैं। अब आपको अब वेइंग बैलेंस के लेफ्ट साइड पे फोकस करें, उधर हमने क्या करना है, उधर हमने वो वाला आइटम रखना है जिसका हमने एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो हम फॉर एग्जांपल एक आइटम ले लेते हैं कार्बन 12 ही, जिसका हमने एटॉमिक मास फाइंड करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस कार्बन एटम का भी जो एटॉमिक मास है वो 12 ही है। तो वो कैसे पता चलेगा कि जब हम इस साइड पे कार्बन 12 वाला आइटम रखेंगे और दूसरी साइड पे कार्बन 12 के 12 यूनिट्स जो हमने डिवाइड किए थे, कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, उनको हमने 12 यूनिट्स का नाम दिया था। हम राइट साइड पे उन 12 यूनिट्स को रखेंगे। जब वेइंग बैलेंस इक्वल होगा तो इसका क्या मतलब है कि दोनों जो साइड्स के मासेस हैं वो इक्वल हैं। अगर राइट साइड पे 12 मास है तो ऑब्वियसली इसकी लेफ्ट साइड पे भी 12 मास होगा। इस तरह से भी पता चलेगा कि ये वाला जो एटम है इसका मास भी 12 है। तो मास नंबर हमारे पास, हमने कार्बन 12 एटम लिया था, उसका मास नंबर हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये इसका जो मास नंबर है, ये वाला जो एटम है, हमने इसका मास तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अगर हमने इसको यूनिट्स में देखना हो कि ये एटम कितने यूनिट्स के बराबर है, तो हमने क्या देखा है कि ये वाला जो एटम है इस वाले एटम के 12 यूनिट्स के बराबर है। जो हमने स्टैंडर्ड एटम कार्बन 12 लिया था उसके 12 यूनिट्स की बराबर है। तो कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम किसके बराबर हो गया, 12 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कार्बन एटम। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, कार्बन एटम का हमारे पास मास भी 12 है और कार्बन एटम के यूनिट्स भी 12 है। तो इसका क्या मतलब होगा कि मास और यूनिट्स आपस में भी बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कार्बन एटम। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया, इस वाले कार्बन एटम का स्टैंडर्ड मास हमें पता चल, वो एटॉमिक मास हमें पता चल गया बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट्स, 12 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम। तो इसके मास को हम क्या कहेंगे, फिर इसके मास को हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरह से अगर हमने एक एटम लिया है ऑक्सीजन, इसका मास हमने फाइंड करना है, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास हमें किस तरह पता चलेगा। हमने एक स्टैंडर्ड, राइट साइड में हमने क्या लिया है, हमने 12 यूनिट्स लिए हैं स्टैंडर्ड एटम के, दैट इज कार्बन 12। तो कार्बन 12 के हमने कार्बन के 12 यूनिट्स हमने राइट साइड पे लिए हैं और लेफ्ट साइड पे हमने ऑक्सीजन का एक एटम लिया है। अब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें और ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये थोड़ा नीचे और वो बैलेंस हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें और यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे। हम इसमें एक और यूनिट ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, मास फिर भी बराबर नहीं होगा। हम 2 यूनिट ऐड करेंगे तो मास फिर भी ऑक्सीजन के बराबर नहीं होगा। हमें बेसिकली कितने यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे, जब हम इसमें 4 यूनिट्स और ऐड कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का। और ये देखिए, जब हमने इसमें 4 यूनिट्स ऐड कर लिए तो फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन का और इन यूनिट्स का मास बराबर हो गया। तो फिर 12 तो हमारे पास पहले थे, 4 हमने मजीद ऐड किए, तो हमारे पास 12 प्लस 4 कितने हो गए, 16 हो गए। तो अगर हमने ऑक्सीजन की बात करनी है, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कार्बन 12 एटम। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया, ऑक्सीजन का भी मास पता चल गया। अब हमने जो लिया था, हम ये जो यूनिट्स हमने 12 बनाए थे कार्बन के, इस स्लाइड में भी हमने ये कार्बन के 12 यूनिट्स बनाए थे। तो अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो एक यूनिट क्या होगा, एक यूनिट होगा 1/12 यूनिट, 12वें में से एक यूनिट, 1/12 यूनिट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, relative atomic mass of an element is the average mass of the atoms of that element। इस बात की आप लोगों को समझ लगी होगी कि ये क्या है, एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक एटम के सारे क्या किया, एक एलिमेंट के सारे एटम्स का हमने कंपेयर किया किसके साथ, स्टैंडर्ड एटम के साथ। फिर उनके जो मास है उसकी हमने क्या निकाली, एवरेज निकाली। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, फिर average mass of the atoms of that element as compared to the 1/12 the mass of
an atom of carbon-12 isotope as compared to the 1/12. यानी हमने अगर हमें ज़्यादा, जिस तरह हमने ऑक्सीजन था इसमें हमारे पास 12 यूनिट्स कम थे तो हमने एक 1/12 यूनिट और ऐड किया, उससे भी इक्वल नहीं हुआ तो हमने एक और ऐड किया, उससे भी इक्वल नहीं हुआ तो हमने एक 1/12 और ऐड किया, उससे भी नहीं हुआ तो हमने एक 1/12 और ऐड कर लिया। इस तरह से हमने 4 यूनिट्स ऐड किए हैं। तो हमने बेसिकली किसके साथ कंपेयर किया है? हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं विद द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन-12 आइसोटोप। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और आइसोटोप की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो है वो एलिमेंट है जिसका मास नंबर क्या हो, मास नंबर उसका डिफरेंट हो लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो। तो ये तो हो गई रिलेटिव एटॉमिक मास की अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर हमने देखना हो रेशियो में तो वो कैसे होगा। रेशियो ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू दैट कार्बन-12 एटम, दिस रेशियो इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम क्या, जैसे हमने ऑक्सीजन का और कार्बन का मास फाइंड किया था, तो कार्बन का क्या था 12 था और ऑक्सीजन का क्या था 16 आया था। तो इसकी रेशियो हो जाएगी 12:16। तो इसी तरह इसकी ये बात की है रेशियो ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, यानी हमने वेरियस एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को की रेशियो किसके साथ किया है, टू दैट ऑफ कार्बन-12 एटम, कार्बन-12 के साथ। तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। आगे कुछ एग्जांपल्स बताई हुई है जिस तरह हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास फाइंड किया था विद द 1/12 यूनिट्स ऑफ कार्बन-12 स्टैंडर्ड। तो इसका क्या आया था, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कार्बन-12। तो इसका ये हमने फिर क्या हमारे पास निकला, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। इसी तरह हम सोडियम को कंपेयर करेंगे 1/12 यूनिट्स ऑफ कार्बन-12 स्टैंडर्ड से, तो इसका हमारे पास मास आएगा 23 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कार्बन-12। तो इस मास को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इसी तरह से हमने नाइट्रोजन के मास को कंपेयर किया विद द स्टैंडर्ड कार्बन, तो इसके पास हमारे पास जो मास आ गया दैट इज 14 यूनिट्स, और इस मास को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट हमने बात करनी है एटॉमिक मास यूनिट की। एटॉमिक मास यूनिट है कि फॉर एग्जांपल हमने ये लिया है वेइंग बैलेंस के राइट साइड पे हमने देखा था कि हमने एक कार्बन-12 एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उन 12 इक्वल पार्ट्स में से हम सिर्फ एक पार्ट को लेते हैं तो वो क्या होगा, एक सिंगल यूनिट होगा। हमने 12 पार्ट्स को 12 यूनिट्स का नाम दिया था, तो हम सिंगल एक यूनिट को क्या नाम, एक सिंगल पार्ट को हम क्या नाम देंगे, एक यूनिट का नाम देंगे। तो इस एक यूनिट को का मास जो होगा वो क्या होगा, 1 AMU होगा, एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो हमने मास फाइंड किया था, हमने बोला था कि उसका एक मास है, उसका मास एक है, और उसके यूनिट को हमने क्या नाम दे दिया, 1 AMU। अब 1 AMU किसके इक्वल है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट्स ऑफ कार्बन एटम। हमने देखा है ना कि कार्बन के हमने टोटल 12 पार्ट किए, उनमें से हमने सिर्फ एक पार्ट को लिया, उसको हमने क्या नाम दिया, 1 AMU। तो 1 AMU किसके बराबर होगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम्स। तो जो 1 AMU क्या हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। सेम जैसे कि हम 1 kg जो मास लेते हैं किसी भी चीज को का मास फाइंड करने के लिए हम जो यूनिट लेते हैं दैट इज kg। इसी तरह एटम का मास फाइंड करने के लिए हम जो यूनिट लेते हैं दैट इज 1 AMU। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। यानी जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास हमने अभी अंडरस्टैंड किया है, उसके यूनिट को सिंपली हम उसके यूनिट को कहते हैं क्या, एटॉमिक मास यूनिट, और इसका सिंबल है AMU। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन-12। ये देखिए ये वाला भी था, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। तो 1/12 का क्या मतलब है, यानी उसका मास क्या होगा, 1/12 ही होगा, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन-12 आइसोटोप। तो जब हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम्स। तो अगर हमने ये इसकी
वैल्यू है आप लोगों ने एज इट इज याद करनी है कि 1 AMU कितने ग्राम्स के इक्वल होता है। तो अभी हमने कंपेयर किया था, एटम का मास फाइंड किया था। तो अगर हमने एटम्स में मौजूद पार्टिकल्स का मास फाइंड करें तो इसकी क्या वैल्यू होती है, मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.0073 AMU। अगर हम इसको ग्राम्स में देखें तो दैट इज 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ अ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू AMU एंड ग्राम्स में गिवन है। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो।